हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टेस्ट है वो टेस्ट नंबर आपका 82 होने वाला है। इसके पहले वाला टेस्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर सभी टेस्ट आपको मिल जाएगा, उसका वीडियो भी मिल जाएगा, उसका PDF भी आपको मिल जाएगा, नोट्स वगैरह भी आपको सभी चीज़ वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं 75 सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न। आपकी जो क्लास होती है दोस्तों, रात में डेली 9 बजे से क्लास होती है। तो इसमें जुड़ने के लिए क्या करना है कि चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि 9 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये जो नंबर दिख रहा है ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 7857824310। आपको इस नंबर पर दोस्तों ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या करना है और वहाँ पर PDF लेने के लिए क्या करना है कि 351 का चार्ज लगेगा आपको। तो 351 का आप पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिएगा, जहां आपको सभी PDF नोट्स और पीछे वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, अमेजन पे भी कर सकते हैं इस नंबर पर। और स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर आपको भेज देना है, जहां आपको सभी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है करियर परिवार। जी हाँ, करियर परिवार नाम से हमारा ग्रुप है। तो टेलीग्राम में जुड़ने के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद अपने नंबर को वेरीफाई करके करियर परिवार सर्च कीजिएगा और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज का हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके इस क्लास में, ठीक है। चलिए पहला क्लास कह रहा है कि राजा मन्नार कमेटी का संबंध किस विषय से है दोस्तों। देखिए, राजा मन्नार कमेटी ये जो बनाया गया था ये केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध से संबंधित बनाया गया था आपका। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो C नंबर हो जाएगा। यानी कि राजा मन्नार कमेटी का जो संबंध है वो केंद्र और राज्य वित्तीय संबंध से संबंधित है। इस कमेटी का गठन कब हुआ था तो नोट कर लीजिएगा, 1970 ईस्वी में इसका गठन किया गया था आपका, ठीक है। और ये जो कमेटी बना था दोस्तों, ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए किया गया था, ठीक है, वित्तीय संबंध पर, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं कि वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से कितने वर्षों के बाद होता है। तो सबको पता है कि जो वित्त आयोग है, सबसे पहले आपको बताना है कि जो वित्त आयोग होता है ये अनुच्छेद कितने में है दोस्तों। मैंने अनुच्छेद कई बार आप लोग को बता चुका हूँ और स्पेशल क्लास भी अनुच्छेद का करवाए थे। नहीं देखे हैं तो आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पर सभी लोग को शेयर कर दिया गया है, आप देख लीजिएगा। वित्त आयोग का जो गठन हुआ था ये कितने वर्षों के बाद होता है तो पता है आपको कि 5 वर्षों पर इसका गठन किया जाता है आपको, ठीक है। और कमेंट करके बताना है कि वित्त आयोग जो है ये अनुच्छेद कितने में है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर प्रश्न, आर्थिक सुधार कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था। देखिए, आर्थिक सुधार कार्यक्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आर्थिक सुधार कार्यक्रम ये लागू हुआ था 1991 की ये घटना है, जब भारत के वित्त मंत्री कौन थे तो मनमोहन सिंह थे, है ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 ईस्वी में भारत के वित्त मंत्री थे। उसी समय आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, आप याद रखिएगा। अगला है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा क्रम प्रारंभ किया गया। देखिए, परिवार नियोजन जो ये कार्यक्रम है ये भारत ना विश्व का वो पहला देश है जिसने 1952 ईस्वी में, है ना, 1952 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो आरंभ कब हुआ था तो आपको पता चल गया कि 1952 में हुआ था। और ये विश्व का पहला देश है भारत जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाया था आपका। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, आपका आंसर हो जाएगा B नंबर। नेक्स्ट है कि हसदेव
बांगो परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी अच्छा सवाल है। हसदेव बांगो परियोजना, देखिए हसदेव बांगो परियोजना का नाम आप नहीं सुने होंगे, हमको ऐसा लग रहा है कि इसका नाम जो है आप नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है। और ये जो परियोजना है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो आप याद रखिएगा हसदो नदी पर ये परियोजना बनाया गया है आपको, है ना। हसदो नदी एक बहती है छत्तीसगढ़ में, है ना। ये जो परियोजना है ये कहाँ की है परियोजना? तो ये छत्तीसगढ़ की परियोजना है आपका, ठीक है। हसदेव बांगो परियोजना और हसदो नदी पर इसको बनाया गया है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया है मध्य प्रदेश, देखिए यहाँ पर आप मध्य प्रदेश, अच्छा छत्तीसगढ़ भी दिया हुआ है, चलिए ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। कहीं कहीं आपको मध्य प्रदेश भी दे सकता है ना, क्योंकि ये पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, लेकिन 2000 ईस्वी में क्या हो गया, छत्तीसगढ़ अलग हो गया मध्य प्रदेश से आपका, है ना। तो नवंबर 2000 में अलग हुआ था छत्तीसगढ़, इसी वजह से कहीं कहीं आपको मध्य प्रदेश भी देखने को मिलता होगा पुराने बुक में आपका, लेकिन जो अब इसका आंसर हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है? देखिए उबेर कप के बारे में मैंने कल परसों भी लगता है बताया था आपको कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता हो गया होगा कि ये है बैडमिंटन से संबंधित। किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है। देखिए बैडमिंटन से और भी जैसे होता है चड्डा कप है, नारंग कप है, ठीक है ना, तो ये सभी आपको बैडमिंटन हो जाएगा आपका, क्रिकेट फुटबॉल। चलिए तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि ओलंपिक के प्रश्न है दोस्तों कि ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करने वाले छल्ले का रंग क्या है? देखिए ओलंपिक बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओलंपिक से संबंधित है। देखिए ओलंपिक का जो प्रतीक चिन्ह है ना, उसमें आपको बहुत सारे कलर का छल्ला मिलेगा देखने को, है ना। आप देखे होंगे कि ओलंपिक का जो चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह, वो बहुत सारे छल्लों से, गोल गोल छल्लों से ये मिल करके बना हुआ था, इस प्रकार से रहता है आपका। तो उसमें ये हर एक कलर का रहता है। तो जो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों आपका कौन सा कलर, तो एशिया महाद्वीप के लिए पूछा है कि किस कलर होता है, तो आप याद रखिएगा नीला, है ना। ये जो नीला लिखा गया है, तो नीला किसके लिए उपयोग किया गया है? तो नीला छल्ला जो है ये आपका यूरोप के लिए उपयोग किया गया है, नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीला छल्ला किसके लिए उपयोग किया गया है? तो ये एशिया महादेश के लिए उपयोग किया गया है, पीला, ठीक है। और आपका हरा किसके लिए उपयोग किया गया है? तो हरा उपयोग किया गया है दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। किसके लिए? तो ऑस्ट्रेलिया के लिए। और है आपका जैसे लाल छल्ला, है ना, तो लाल किसके लिए उपयोग किया गया है? तो ये किया गया है आपको अमेरिका के लिए, ठीक है, अमेरिका महादेश के लिए। और है एक काला छल्ला, एक काला छल्ला भी है ना, तो काला छल्ला किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये अफ्रीका के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ये जो छल्ला है ये हर एक अलग अलग कलर का ये छल्ला है, गोल गोल आपका बना हुआ है, इस प्रकार का प्रतीक जो है वो हर एक कलर का है, और हर एक अपने अपने मतलब कि महादेश का अलग अलग कलर से यहाँ पर कलर किया गया है, ठीक है। तो ये आप पांचों को याद रखिएगा, आपको एक आगो एग्जाम में पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में इसको मान्यता दिया गया था, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ यहाँ से आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में एशियाई खेलों की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो हुई थी आपको 4 मार्च 1951 को। कब हुई थी? 4 मार्च 1951 को हुई थी, और ये भारत में हुई थी। भारत में कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी भारत में? तो दिल्ली में हुई थी आपका, नई दिल्ली में आपका, ठीक है। और संघ ने चमकते सूर्य को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही अच्छा सवाल है, कह रहा है कि राजीव गांधी युवा विकास संस्थान का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? तो क्या होगा? इसका जो मुख्यालय है ना वो श्री पेरम्बदूर में है, और ये पड़ता है आपको तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ है इसका मुख्यालय? राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान तो श्री पेरम्बदूर में है, और ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु है ना सबसे भारत का नीचे वाला राज्य, है ना, दक्षिणतम राज्य। चलिए नेक्स्ट है आपका 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका की एक कंपनी ने
बासमती चावल का पेटेंट किस नाम के चावल के लिए प्राप्त किया है? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अमेरिका ने एक कंपनी ने क्या किया है, तो बासमती चावल का जो पेटेंट है वो किस नाम के चावल के साथ प्राप्त किया है? तो 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों राइस टैक। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो याद रखिएगा राइस टैक नाम के चावल के से प्राप्त किया है आपका। अगला प्रश्न हम चलते हैं 11 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटेन की लौह महिला यानी कि ब्रिटेन की आयरन लेडी किसको कहा जाता है ना। लौह महिला कहने का मतलब लोहे का महिला थोड़ी है। आयरन लेडी किसको कहा जाता है बताइए? तो ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन की जो आयरन लेडी है वो है मार्गरेट थैचर। जी हाँ, उनका क्या नाम है? मार्गरेट थैचर। और ये ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी है, ठीक है। और इनको कहा जाता है मार्गरेट थैचर को क्या? आयरन लेडी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर, इसका गठन कब हुआ था? एनसीसी का, है ना, आप लोग एनसीसी का लिए हुए होंगे, है ना, किए होंगे। तो इसका जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1948 में, है ना, 1948 में इसका गठन हुआ था। एक चीज़ याद रखिएगा कि एनसीसी का हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है आपको नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है इसका हेड क्वार्टर, ठीक है। चलिए, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है एनसीसी का? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि भारत की रक्षा के प्रति युवाओं एवं युवतियों को जागृत करना, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका सीएनसीए क्या होता है बताइए? तो एनसीए क्या है? तो एनसीए क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी। एनसीए का विस्तार रूप होता है नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी। नर्मदा का नाम तो सुने होंगे। नर्मदा क्या है? तो नर्मदा एक नदी है ना। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। याद है कि नहीं याद है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भारत की वो सबसे बड़ी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है वो है आपको नर्मदा नदी, ठीक है। भारत की वो सबसे बड़ी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है वो है आपको नर्मदा नदी। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। भारत की वो सबसे बड़ी नदी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किस चीज़ का निर्माण करती है? तो ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। कहाँ पर गिरती है? तो खंभात के खाड़ी के पास गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा नर्मदा नदी को आपको दोस्तों, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं आपका 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक डेमोनिक लेपियर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताना है। डेमोनिक लेपियर ने एक पुस्तक लिखे हैं, उस पुस्तक का क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल, यानी कि इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल। और ये जो लिखा गया था ना, ये जो पुस्तकें लिखी गई है ये भोपाल गैस त्रासदी पर फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लैपियर द्वारा लिखी गई थी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा 3 दिसंबर 1984 को हुआ था भोपाल गैस कांड आपका, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था रात में 12 बजे, जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई थी भोपाल में दोस्तों, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ये पुस्तक किसकी है? तो डोमिनिक लैपियर की, और ये फ्रांसीसी लेखक है आपका। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर प्रश्न, और 15 नंबर भी आपको बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया? देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ को पहले किस नाम से जाना जाता था? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, है ना? तो इसको गैट के नाम से जाना जाता था, है ना। गैट को ही दोस्तों 1995 ईस्वी में, है ना, इसको डब्ल्यूटीओ में बदल दिया गया। यानी कि 1 जनवरी 1995 की ये घटना है जब गैट का नाम बदल दिया गया डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होता है।
ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा जेनेवा। जी हाँ, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 16 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि हिंदी कविता साहित्य के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी कविता साहित्य के रीतिकाल का प्रथम कवि, है ना। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ना। रीतिकाल के प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक कवि चिंतामणि को माना है। चिंतामणि ऑप्शन नंबर में कहाँ गया? अच्छा, केशवादास, घनानंद, पद्मा भूषण, चिंतामणि को माना है। जबकि शुरुआत करने वाले कवि जो थे दोस्तों वो केशव दास थे आपका। तो यहाँ पर केशव दास दिया गया है, तो प्रथम ने पूछा गया था, तो प्रथम जो हो जाएगा वो केशव दास ही हो जाएगा। लेकिन इसके जो प्रवर्तक कवि हैं वो चिंतामणि है, तो प्रवर्तक कवि लिख सकते हैं चिंतामणि को, है ना। रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन है? तो चिंतामणि। लेकिन इसको जो शुरुआत किया गया था वो केशव दास के द्वारा शुरू किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पूछा गया है। अगला है कि ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक भारत ने कब प्राप्त किया? जी हाँ, तो ओलंपिक दोस्तों ये घटना है आपको 1920 की। ये घटना कब है? 1920 की ये घटना है जब भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में भाग लिया था। 1920 में ही सबसे पहले भारत भाग लिया था ओलंपिक में। और ये जो ओलंपिक हुआ था कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम में हुआ था। जी हाँ, ये ओलंपिक हुआ था एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम है कहाँ? तो याद रखिएगा हॉलैंड में है आपको एम्स्टर्डम। कहाँ है? हॉलैंड में है एम्स्टर्डम। और यहाँ हुआ था आपको 1920 का ओलंपिक, जिसमें भारत ने हॉकी में, किसमें? तो हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था भारत। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, है ना। लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि 9 बजे से आपको लाइव क्लास मिल सके, है ना। 9 बजे से आपको डेली क्लास होती है। खा पी के तैयार रहिएगा और 9 बजे से तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी पुस्तक है जो R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है ना। नहीं लिखी गई है R.K. नारायण के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है R.K. नारायण के द्वारा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 1000 बार आ चुका है R.K. नारायण के बारे में। R.K. नारायण जो दोस्तों इसके जो प्रमुख पुस्तक है, याद रखिएगा कौन कौन से पुस्तकें हैं, नोट कर लीजिएगा, कॉपी कलम निकाल लीजिएगा। तो इनकी जो पुस्तकें हैं लिख लीजिएगा: द डार्क रूम, मालगुडी डेज, द गाइड, माई डेज, वेटिंग फॉर द महात्मा, स्वामी एंड फ्रेंड्स। इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज जो है ना, 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये पुस्तक किसकी है, तो R.K. नारायण की है, ठीक है। द गाइड किसकी है, तो वो भी R.K. नारायण की है ना, याद रखिएगा। और वेटिंग फॉर द महात्मा किसका है, तो ये भी R.K. नारायण का है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द सस्पेंस एंड द रोप। द सस्पेंस एंड द रोप जो है ये R.K. नारायण की पुस्तक नहीं है आपका, ठीक है। चलिए, आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। राष्ट्रमंडल खेल, तो राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था ना, ये प्रथम आयोजन हुआ था दोस्तों हैमिल्टन में। कहाँ हुआ था? हैमिल्टन में हुआ था। और हैमिल्टन है कहाँ? तो ये है आपको कनाडा में। कनाडा जानते हैं ना कहाँ है? कनाडा भी बता देते हैं आपको, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है आपका, ठीक है। तो कनाडा में हुआ था, हैमिल्टन में आपका 1930 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, जिसमें 11 प्रतियोगी देशों ने भाग लिया था और कुल 6 प्रतियोगिताएं इसमें हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर है कि हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हर्षचरित, बहुत बार नाम सुने होंगे आप लोग। तो हर्षचरित जो ये पुस्तक है ये
वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? वान भट्ट। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। देखिए वान भट्ट जो था ना, ये हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध दरबारी कवि था, है ना। हर्षवर्धन के दरबार में रहता था और ये एक लेखक भी था। और जबकि भवभूति के रचनाकार कौन है? बताइए तो। भवभूति अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भवभूति, तो भवभूति के जो रचनाकार हैं वो है मालती माधव। जी हाँ, तो भवभूति के रचनाकार मालती माधव, याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है 21 नंबर, कह रहा है कि किसी वृक्ष की आयु किस तरह आप तय कर सकते हैं ना। कोई वृक्ष है ना, कोई पेड़ है, कोई बहुत बड़ा सा, बहुत दिनों से है, आपको नहीं पता है कि ये पेड़ कितना जमाना के, बाबा दादा है ना, तो कब का है, तो कैसे पता लगाएंगे इसकी आयु कितनी है इस पौधे की? तो हम दोस्तों क्या करते हैं, छल्लों को गिन करके हम पता लगा सकते हैं। कैसे? कह रहा है कि पौधे की आयु की गणना जो है, ये वार्षिक जो वलय होता है ना, उसके बीच में जो वलय होता है उसको गिन करके पता लगाया जा सकता है। और इस विधि को क्या कहते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, इस विधि को कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि किस पौधे की जड़ें खाई जाती है? बताइए कि कौन सी वैसा पौधा है जिसका जड़ हम लोग खाते हैं, है ना। तो चुकंदर, है ना, सलजम, गाजर, मूली, इसका हम तो जड़ें खाते हैं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका चुकंदर। मक्का का जड़ खाते हैं आप? नहीं। जौ का जड़ खाते हैं? नहीं खाते हैं। लेट्यूस का जड़ खाते हैं? नहीं खाते हैं। चुकंदर का जड़ खाते हैं, है ना। चुकंदर हो गया, सलजम हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, इसकी जड़ें हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर। कह रहा है कि फ्यूज में, है ना, जो आपके जो बोर्ड में जो फ्यूज लगा हुआ रहता है, तो कह रहा है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या होती है ना। तो जो फ्यूज लगा हुआ रहता है ना दोस्तों, वो क्यों लगाते हैं हम लोग कि अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो वो उड़ जाएगा, ताकि हमारा घर में पंखा है, लाइट है, कूलर है, फ्रिज है, वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। इसीलिए फ्यूज लगा हुआ रहता है कि नहीं। तो ये जो फ्यूज बना हुआ रहता है ये क्या रहता है ना। तो ये जो फ्यूज के बारे में, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि विद्युत फ्यूज का प्रयोग जो होता है ये परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। और ये किस चीज़ से बनता है? तो ये तांबा से, टीन से और सीसा से, मिश्र धातु से बना होता है। और ये सदैव दोस्तों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो विद्युत फ्यूज है ये किस क्रम में जुड़ा रहता है, तो श्रेणी क्रम में रहता है। किस चीज़ से बनता है? तो तांबा, टीन, सीसा से बनता है। और ये उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक का होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा बी नंबर, उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका फ्यूज के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर। अगर आप कम समय में एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करें 7857824310। आपको इस नंबर पर सभी PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां से आप, अब ज़्यादा दिन समय तो नहीं बचा है, तो 7857824310 नंबर पर कांटेक्ट करके आपको PDF प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद, जहां से आप PDF से तैयारी कर सकते हैं कम दिनों में। प्रश्न है कि जेनेटिक कोड की व्याख्या सबसे पहले किसने किया था? बताइए तो, जेनेटिक कोड की व्याख्या सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले जो किया गया था वो हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था, है ना। जेनेटिक कोड शब्द जॉर्ज गामोव ने दिया था। अगर पूछ लिया जाता कि इसका कोड का व्याख्या किया था हरगोविंद खुराना ने, अगर पूछता कि ये शब्द सबसे पहले किसने दिया दोस्तों, तो शब्द दिया गया था आपको जॉर्ज गामोव के द्वारा। जॉर्ज गामोव उसका नाम था। अगला है 25 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि HIV परीक्षण किस रोग की जांच करने के लिए किया जाता है? तो बहुत ही आसान है, नाम सुनते सुनते तो थक गए हैं, HIV। तो HIV जो परीक्षण है दोस्तों ये एड्स रोग के लिए है कि नहीं? किसके लिए है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। और ये एड्स की जांच के लिए किया जाता है। एड्स जो रोग है, इस रोग के कारण जो होता है कि मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर पड़ जाती है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और मनुष्य क्या होता है, धीरे धीरे करके अपने शरीर को त्याग देता है। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर।
प्रश्न है कि चिकित्सा में नशीले पदार्थ का उपयोग किस लिए किया जाता है? बताइए, चिकित्सा में नशीले पदार्थ का भी उपयोग किया जाता है ना? जान लीजिएगा। और किस लिए किया जाता है? ताकि दर्द से आराम मिल सके, है ना? दर्द से आराम मिल सके इसलिए किया जाता है दोस्तों, दर्द से आराम दिलाने के लिए। यानी कि चिकित्सा में नशीले पदार्थ का उपयोग दर्द में आराम दिलाने के लिए करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है 27 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि ऑस्टियोलॉजी, नाम सुने होंगे, ऑस्टियोलॉजी किस विषय के अध्ययन को कहा जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हड्डियों यानी कि अस्थियों का अध्ययन करते हैं हम लोग। अगला है कि पागल कुत्ता। जी हाँ, अगर पागल कुत्ता ने धर लिया, आपको काट लिया, तो फिर इसका इलाज किसने खोजा है? बताइए, इसका इलाज है ना, पागल कुत्ता काटता है, देखते हैं आदमी भी भौंकना शुरू कर देता है, जीभ निकालना शुरू कर देता है, तो इसके इलाज किसने खोजा है? तो उसका नाम है लुई पास्चर। जी हाँ, क्या नाम है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो आपको पता होगा कि रेबीज नामक बीमारी होता है। ठीक है, रेबीज नामक बीमारी होती है और इस रोग से तंत्रिका तंत्र में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, जिससे रोगी होता है पागल, है ना? रोगी क्या हो जाएगा? पागल टाइप के करने लगेगा तथा जीभ बाहर निकालने लगेगा। और रेबीज के टीका जो बनाया है दोस्तों, ये लुई पास्चर के द्वारा बनाया गया है, यानी कि खोजा गया है आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर। प्रश्न है कि जो पूर्व सर्वात्रिक रक्तदाता है उसका रक्त समूह कौन सा है? सर्वात्रिक रक्तदाता, तो इसको किसको कहते हैं दोस्तों? देखिए, रक्त समूह ओ को कहा जाता है। सर्वात्रिक मतलब इसी को कह सकते हैं आप सर्वदाता। क्या कहते हैं? सर्वदाता। यानी दाता का मतलब क्या? देने वाला, है ना? दाता मतलब देने वाला, मतलब कि वो जो ब्लड ग्रुप है ये सभी को दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए ये किसी को भी दे सकता है। जबकि ए बी जो ब्लड ग्रुप है दोस्तों, ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसको सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। ए बी को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही, है ना? सर्वग्राही मतलब ये सभी से ब्लड ले सकता है ना? ये भी जो है वो सबसे ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, कोई एंटीबॉडी नहीं होता है इसके वजह से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विटामिन सी से थक्के जमते हैं। बताइए, किस विटामिन से रक्त के थक्के जमते हैं? मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, माफ़ कीजिएगा। कह रहा है कि किस विटामिन से रक्त के थक्के जमते हैं? तो आपको पता है कि विटामिन के की कमी अगर आपके बॉडी में है और कहीं पर कट लग गया तो ब्लड निकलते रहेगा, इसीलिए विटामिन के की कमी नहीं होने देना है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रक्त के थक्के नहीं जमेंगे दोस्तों। तो रक्त के थक्के किससे जमेंगे? तो विटामिन के से जमेंगे। अगला है कि पीलिया रोग। पीलिया रोग में क्या होता है? शरीर पीला पड़ जाएगा आपका, है ना? कह रहा है कि आपका आँख जो है, आँख भी पीलापन हो जाएगा, है ना? पीलिया रोग में कह रहा है कि शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है पीलिया रोग? तो पीलिया रोग जो प्रभावित करता है दोस्तों, ये यकृत को प्रभावित करता है ना? किसको करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया है या फिर हेपेटाइटिस जो होता है ये यकृत रोग है, और यह यकृत हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है। और पीलिया के कारण क्या होता है कि इसके उत्तेजन से पाचन क्रिया का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और यह रोग जो है कैसे फैलता है? तो विषाणु संक्रमण से होता है। और गलत आप मार्केट का खाना जो खाते हैं ना, मार्केट में जाकर चाट पकौड़ा पकड़ के मार देते हैं ना, उसी की वजह से फैलता है ये पीलिया रोग। गलत गंदा खाना खाने से, पानी पीने से। ठीक है, तो याद रखिएगा मार्केट का खाना नहीं खाना है। अगला प्रश्न है 32 नंबर। प्रश्न है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? बताइए तो, क्रायोजेनिक इंजन। देखिए, क्रायोजेनिक इंजन का जो प्रयोग होता है वो होता है स्पेस शटल में, है ना? जो स्पेस शटल होता है उसमें प्रयोग किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि डायनेमो का कार्य क्या होता है? बताइए, डायनेमो आप लोग देखे होंगे, है ना? देखे नहीं है? देखे तो डायनेमो का कार्य क्या होता है? देखिए, डायनेमो ऐसी युक्ति है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सिंपल याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? तो डायनेमो। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवाल है 34 नंबर। 34 कह रहा है कि वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है। वाटर जेट तकनीक का उपयोग किस चीज़ में हम लोग करते हैं दोस्तों? तो अग्निशमन में किया जाता है ना। अग्निशमन में प्रयोग करते हैं किसका? वाटर जेट तकनीक का प्रयोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। आप लोग अपना अपना जो है ना चैट करते चलिएगा लाइव चैट में, ठीक है। लाइव वाला में उसमें आप कमेंट तक करते चलिएगा कि इसका आंसर क्या होगा क्या होगा। कमेंट करने से पता चलेगा कि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जगेगा, मैंने सही जवाब दिया। अगर गलत दिया तो क्यों दिया ये आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए कमेंट कीजिएगा ताकि वहाँ से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अंदर से जगेगा आपका। अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है ना, टेंशन नहीं लेना है, बस कूल डाउन होकर के एग्ज़ाम देना है और 100% रिजल्ट होगा तो होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किस फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं? तो सबको पता है कि हम लोग जो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। और 28 फरवरी को रमन प्रभाव प्रकाश में आया था, इस वजह से मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि सीवी रमन ने, है ना, कौन है वो व्यक्ति? तो सीवी रमन। सीवी रमन ने दोस्तों 28 फरवरी के दिन ही रमन प्रभाव की खोज किए थे और इसीलिए इसे विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस खोज के लिए उन्हें 1930 ईस्वी में 1930 में सीवी रमन को क्या मिला था? तो नोबेल प्राइज मिला था, है ना। याद रखिएगा, क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है कि सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला है? तो 1930 में मिला है। अगला है कि धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित है ना। देखिए अब आपको डायरेक्शन दिया जाता है कि गर्मी के दिन में दोस्तों आप काला कपड़ा नहीं पहनिए, गर्मी में कैसा कपड़ा पहनिए? तो वाइट कपड़ा पहनिए। यानी कि धूप से बचने के लिए जो छाते का रंग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो सफ़ेद रंग में क्या होता है कि प्रकाश जो है वो पूर्णतया परिवर्तित होता है और बहुत कम मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित कर पाता है, ठीक है। तो उजला कपड़ा। लेकिन अगर जो वही काला कपड़ा है तो बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेता है ना। तो काला कपड़ा पहनिएगा तो ज़्यादा गर्मी लगेगा। तो वही कह रहा है, तो यहाँ पर कैसे होने चाहिए? तो ऊपर में सफ़ेद और नीचे में काला होना चाहिए छाता में, तभी वो छाता अच्छा होगा। तो आज के बाद छाता खरीदिएगा तो ध्यान रखिएगा, है ना, ऊपर में सफ़ेद और नीचे में काला हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। कह रहा है कि भारी जल एक प्रकार का क्या है? भारी जल को क्या कहते हैं दोस्तों? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही कहते हैं भारी जल और इसका होता है D2O, है ना। D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसका जो उपयोग करते हैं हम लोग तो मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि जंग लगने तथा जलने में अंतर यह है कि जंग लगने में क्या होता है ना। जंग लगने तथा जलने में अंतर यह है कि जंग लगने में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जंग लगने में न गर्मी और न ही रोशनी पैदा होती है, जबकि जलने में रोशनी और गर्मी दोनों उत्पन्न होती है। यानी कि आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैथोड किरणें क्या होती है? बताइए तो कैथोड किरणें क्या होती है दोस्तों? तो ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत बार आप लोग को बता चुका हूँ कि जो कैथोड किरणें होती है वो ऋण आवेशित होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऋण विद्युत वाले कण होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। कैथोड किरणें जो है ये गतिमान आवेशित कण है क्योंकि ये किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा प्रभावित होती है। कैथोड किरणें ऋणावेशित होती है, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला चलते हैं हम 40 नंबर। यदि भोपाल में एक चुंबकीय सुई को लटकाया जाए तो इसका उत्तरी सिरा किस ओर संकेत करेगा? देखिए चुंबकीय सुई को लटकाया गया तो कह रहा है कि उत्तरी सिरा किधर रहेगा दोस्तों? तो उत्तरी हिमालय में रहेगा, है ना। जब भी चुंबकीय सुई को लटकाया जाएगा ना तो ये उत्तर दक्षिण की ओर अपना ये लटकता है आपका, ठीक है। तो उत्तर में क्या है आपका? नॉर्थ में हिमालय है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिमालय हो जाएगा, है ना। यानी कि चुंबकीय सुई सदैव भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण दिशा में
ठहरता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, है ना। थोड़ा सा कंसेप्चुअल पूछ दिया था आपका। अगला प्रश्न चलते हैं हम 41 नंबर। प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा, है ना। राक्षस नहीं है, मुद्रा राक्षस है ना। तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तकें हैं दोस्तों, इसके जो लेखक है आपको पता है कि विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है ना। विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस से किसका पता चलता है, तो नंद वंश के पतन का पता चलता है और मौर्य वंश की स्थापना के बारे में पता चलता है मुद्रा राक्षस से, है ना। तो ये भी पूछ सकता है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक से किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो नंद वंश के पतन और मौर्य वंश का उदय। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म, तो काफ़ी आसान प्रश्न है ना। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था बताइए। तो गौतम बुद्ध जो थे, इनका जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था, है ना। 563 बीसी में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल के 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी बोध गया में, है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। और सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों, जहाँ 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, है ना। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, याद रखिएगा। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु होती है आपका। ठीक है। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ, तो कुशीनगर में। प्रथम उपदेश तो सारनाथ में। तो इसका जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था आपका, लुम्बिनी नेपाल में। अगला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर कहाँ है। खजुराहो, है ना, कौन बनाया था खजुराहो के मंदिर, तो चंदेल शासकों ने, है ना। खजुलाते माथा को क्या कर दिया, चांदिल कर दिया, है ना। तो खजुराहो के मंदिर बनाया चंदेल शासक, चांदिल हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 43 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, छतरपुर। और ये है आपको मध्य प्रदेश में, है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा खजुराहो का जो मंदिर है वो छतरपुर में है आपका। अगला है दोस्तों कि पानीपत की तीसरी लड़ाई। जी हाँ, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 14 जनवरी 1761 को हुई थी। प्रथम कब हुई थी, तो 1526, दूसरा हुआ था 1556, तीसरा हुआ था 1761। तो तीनों लड़ाइयाँ को आप ध्यान में रखिएगा, तीनों लड़ाई आपको एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। किसके किसके बीच हुई थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कीजिएगा, तो मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का विजित हुआ था, जबकि मराठा हार गया था। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि दिल्ली का जंतर मंतर, है ना। जंतर मंतर देखिए बहुत जगह है, तो दिल्ली का जंतर मंतर कब बना था दोस्तों, तो देखिए दिल्ली का जो जंतर मंतर बना था वो बना था आपको 1704 ईस्वी में। कब बना था, तो 1704 ईस्वी में बनाया गया था दिल्ली का जंतर मंतर। और कौन बनाया था, तो अजमेर का सवाई जयसिंह जिसने बनाया था आपका, है ना। सवाई जयसिंह के द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो अभी आपको बता दिए थे कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। और ये भी है आपको कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में है। 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में दोस्तों। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 47। वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, बताइए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है, तो 47 का हो जाएगा दोस्तों, पुरातत्व संबंधी खुदाई। जी हाँ, खुदाई से ही इस पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा ना। आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हुई थी ये सबसे पहले हुई थी 1921 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा ये किया गया था। हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई थी 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, बताइए। तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी दोस्तों ये कहाँ थी, तो इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। कहाँ थी, श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी थी आपका। ठीक है। चलिए, और श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष, जी हाँ, स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था, तो टीपू सुल्तान ने लगाया था। कहाँ लगाया था, तो श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न आपका 49 नंबर।
प्रश्न है कि नादिर शाह ने निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? किसने? तो नादिर शाह ने। नादिर शाह जो भारत पर आक्रमण किया था वो किसके शासनकाल में किया था बताइए? तो ये किया था आपको मोहम्मद शाह के शासनकाल में। देखिए मोहम्मद शाह मतलब वैसा शासक था जिसको अयोग्य शासक कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? अयोग्य शासक। और इसको बड़ा रंगीला शासक था ये दोस्तों, है ना? ये अपना अधिकांश समय जो बिताता था ना वो पशुओं की लड़ाई देखने में और वेश्याओं के बीच तथा मदिरा पान में ये दिन रात गुजार देता था, इसीलिए इसको अयोग्य शासक भी कहा गया, है ना? इसी कारण इसे रंगीला शासक भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि रंगीला शासक किसको कहते हैं, तो यही था मोहम्मद शाह दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न हम चलते हैं। प्रश्न नंबर तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था बताइए? तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो आपको 1565 में हुआ था। याद रखिएगा 25 जनवरी 1565 को हुआ था तालीकोटा का युद्ध है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। अगला है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो ये भी मैंने बता दिया कि बोध गया में हुआ था दोस्तों, है ना? बोध गया में हुआ था इनको, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे। बोध गया तो गए ही होंगे आप लोग, है ना? नहीं गए हैं तो एक बार जरूर जाइए। अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जिसे अशोक स्तंभ शीर्ष से लिया गया है वह कहाँ है ना? देखिए भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना वो अशोक स्तंभ है, और इसको जो लिया गया है वो सारनाथ से लिया गया है ना? सारनाथ है कहाँ दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश में है सारनाथ, है ना? वाराणसी के बगल में ही है उत्तर प्रदेश में सारनाथ, और यहीं से लिया गया है अशोक स्तंभ को, है ना? यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ शीर्ष से लिया गया है, और यह सारनाथ वाराणसी में है। ठीक है, सारनाथ का स्तंभ शीर्ष सर्वोत्कृष्ट स्तंभ शीर्ष है आपका। इसमें 4 शेर है जो आपको एक दूसरे के मतलब कि पीठ के बल बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर। प्रश्न है कि पाणिनि ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त किया था? पाणिनि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पाणिनि की जो पुस्तकें हैं उसका नाम है अष्टाध्यायी, नाम सुने होंगे, है ना? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो है आपको पाणिनि ही है। ठीक है, अष्टाध्यायी एवं पतंजलि जो है दोस्तों ये महाभाष्य मतलब ये व्याकरण ग्रंथ माना जाता है ना? पाणिनि अष्टाध्यायी और आपका महाभाष्य। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपका मतलब कि क्या माना जाता है? व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि चाणक्य का एक और नाम। देखिए चाणक्य को 3 नामों से जाना जाता है ना? चाणक्य को 3 नामों से जाना जाता है। एक तो चाणक्य, दूसरा इसको कहा जाता है विष्णुगुप्त, है ना? दूसरा क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त इसी को कहते हैं, है ना? विष्णुगुप्त इसी को कहते हैं, और इसको कौटिल्य भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो सब एक ही नाम है, एक ही आदमी है, नाम अलग अलग है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था? तो उसका नाम था अर्थशास्त्र। याद रखिएगा इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। कई बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो चाणक्य की पुस्तक है। कभी दे देगा ऑप्शन में विष्णुगुप्त, कभी दे देगा कौटिल्य, तो कुछ भी दिया रहे आपको मार देना है क्योंकि तीनों एक ही आदमी है ना? और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये किस चीज़ से संबंधित पुस्तक है? तो ये राजनीतिक से संबंधित, है ना? ये राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है दोस्तों। नाम है अर्थशास्त्र लेकिन इसमें राजनीतिक से संबंधित बातें लिखी गई है। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर। प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ी से गिरने के कारण हुई थी? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है ना? सीढ़ी गिरने के कारण हो गया था, और इसका नाम था दोस्तों, वो मुगल बादशाह था हुमायूं। हुमायूं की जो मृत्यु हो गई थी ना वो दीनपनाह भवन है कहाँ बताइए? तो सभी लोग दीनपनाह, है ना? दीनपनाह जो भवन है दोस्तों ये है आपको नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है दीनपनाह भवन। ठीक है, याद रखिएगा नई दिल्ली में है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1556 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1556 में मृत्यु हो गई थी, है ना? और इनका दीनपनाह भवन में एक पुस्तकालय था, वही पुस्तकालय से नीचे उतर रहा था और लड़खड़ाया, नीचे गिरा, बेचारा मर गया। तो आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं, है ना? जो सीढ़ी से गिर करके मर गया था। दीनपनाह भवन एक पुस्तकालय से गिर करके ये मरा था आपका। ठीक है, चलिए 1556 ईस्वी में।
और अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे, ये कथन किसका है? तो ये तो कथन आप लोग को याद ही होगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको किसने बोला है? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, ये तिलक जी थे जिन्होंने कहे थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे ले करके रहेंगे। ठीक है, इन्होंने एक शब्द और कहा था कि स्वराज अथवा स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है। ये भी कथन इन्हीं का है दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अगला है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता। ये भी मैंने आप लोग को बता चुका हूँ, तो याद हो गया होगा। देखिए, गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी को कहते हैं दिल्ली पैक्ट। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? दिल्ली पैक्ट हुआ था। और ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी के बीच और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, है ना, याद रखिएगा। ये हुआ था आपको 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 17 फरवरी 1931 को दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुआ था और 15 मार्च को ये अंततः एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ और इस समझौते को गांधी इरविन समझौता ही कहा जाता है आपका। ठीक है, तो आंसर हुआ था आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी, आंसर नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में, है ना, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? है ना, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों उस समय कौन थे बताइए? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली, है ना, बहुत ऐठल आदमी था ये, याद रखिएगा, बहुत ऐठल था, इसलिए जल्दी आज़ादी नहीं दे रहा था। याद रखिएगा, क्लीमेंट एटली आपका। ठीक है, क्लीमेंट एटली इसका नाम था और यही उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। ठीक है, चलिए, और एक क्वेश्चन देखिए आपको और पूछा जाएगा, जब हुआ था आपको भारत छोड़ो आंदोलन, कब हुआ था? 1942 में। तो 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 के समय मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में आया है। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया था? बताइए तो, हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो 59 का हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। देखिए, राजवर्धन के बाद लगभग 606 ईस्वी में दोस्तों हर्षवर्धन जो था वो थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा था और हर्षवर्धन ने 41 साल लगभग शासन किया था दोस्तों। और इसने हर्षवर्धन अपने साम्राज्य को जालंधर जीत लिया, पंजाब जीत लिया, कश्मीर जीत लिया, नेपाल तक मतलब कि जीत लिया था। ठीक है, और हर्षवर्धन को लास्ट में किसने हराया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 नंबर, करो या मरो। जी हाँ, करो या मरो का जो नारा दिया गया था ना, ये किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा दिया गया था, करो या मरो, है ना। और करो या मरो का जो नारा दिया गया था ये आपको 1942 ईस्वी में दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था दोस्तों इसी में दिया गया था करो या मरो का नारा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? तो बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। 7 अगस्त 1942 को बैठक हुआ था। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हो गया और कांग्रेस ने इस ऐतिहासिक सम्मेलन में महात्मा गांधी ने लगभग 70 मिनट तक इसमें भाषण दिया था और अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। ठीक है, जिसका अर्थ था कि भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर ढंग का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, और अभी मैंने आपसे पूछा था ये क्वेश्चन कि जब करो या मतलब कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों विंस्टन चर्चिल, है ना, विंस्टन चर्चिल थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो ये आप याद रखिएगा, आज़ादी के समय क्लीमेंट एटली और भारत छोड़ो आंदोलन के समय विंस्टन चर्चिल थे। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है? देखिए, शिक्षा का अधिकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपेगा एग्जाम में, है ना। तो शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है ये आपको दिया गया था अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है और ये जो जोड़ा गया था ये मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है 21 के ए में। ये 86वें संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों आपका 2002 ईस्वी में और इसी समय इसको जोड़ा गया था।
क्या बोला गया था कि जो भी बच्चे हैं 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के, उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 21 में ये शब्द लिखा गया, ठीक है, और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत लिखा गया था। अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर। प्रश्न है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। देखिए, भारत में जो नागरिकता है ना, वो उसको प्राप्त करने के लिए बहुत तरीके हैं। जन्म से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुक्रम से भी कर सकते हैं, देशीयकरण से भी कर सकते हैं, और भी बहुत कारण है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 63 नंबर। प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। जी हाँ, अगर कोई विदेशी व्यक्ति है, चाह रहा है कि भारत में हम जा करके भारत का नागरिकता हासिल कर ले, तो उसको कितना दिन तक भारत में रहना पड़ेगा। तो 63 का हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए, और भी कुछ कुछ शर्तें हैं इसमें, है ना। तो ये 5 साल तक कम से कम यहाँ पर रहना पड़ेगा आपको। अगला है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो नागरिकता तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है कि नहीं, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका वर्णन किया गया है। तो प्राप्त करने के नियम कौन बनाता है, तो नियम जो बनाया जाता है वो बनाता है दोस्तों आपका आंसर नंबर राष्ट्रपति बनाता है आपका, ठीक है। यानी कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के नियम जो है संसद के द्वारा अनुमोदित होता है, उसके बाद राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे, तब वो नियम बन जाएगा, है ना। यानी कि लास्ट हस्ताक्षर किसका होना चाहिए, तो राष्ट्रपति जी का होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए, और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो कम समय में अगर आपको रिजल्ट लेना है तो इसका पीडीएफ ले लीजिए 7857824310। आप इस नंबर पे कॉल करके पीडीएफ प्राप्त करके कम समय में आप रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर। प्रश्न है कि भारत का संविधान, जी हाँ, भारत का जो संविधान है वो कैसा संविधान है। एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है भारत में। भारत में एकल नागरिकता है ना, लेकिन वही अमेरिका चल जाइए तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। यानी कि अमेरिका में दोस्तों एक केंद्र सरकार की नागरिकता और एक राज्य सरकार की नागरिकता, वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 14, है ना, अनुच्छेद 14 मैंने आपको बताया था। अनुच्छेद 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता, है ना। समानता का अधिकार मैंने बताया था ना, समानता का अधिकार, यानी कि कानून के समक्ष जो हैं सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर आप हो या मैं हूँ, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष क्या है, समान है। ये किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपको ब्रिटेन से लिया गया है। आपको बताया गया था कि मौलिक अधिकार जो है वो आपको यूएसए से लिया गया है, लेकिन जो कानून के समक्ष जो समानता है वो ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको घुमा करके पूछ देगा तो आप घूमिएगा नहीं, है ना, आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला है 67 नंबर। कह रहा है कि नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो नौकरी में समान अवसर, जी हाँ, नौकरी में अगर समान अवसर पाना है तो अनुच्छेद 16 पढ़ लीजिए, है ना। अनुच्छेद 16 में लिखा गया है, ठीक है, नौकरियों में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी। मैंने अलग से अनुच्छेद बता दिए। अगर अनुच्छेद आप पढ़ लेते हैं ना तो वहाँ से 5 से 10 सवाल आपका फिक्स है कि आपको वहाँ से सही हो जाएगा आपका। मतलब कि पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछेगा आप लगभग वहाँ से सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है अस्पृश्यता। देखिए यहाँ पर 3-4 लगातार आ गया और तीनों चारों आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अस्पृश्यता यानी कि इसी को कहते हैं छुआछूत। तो छुआछूत का जो अंत किया गया है वो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो है आपको 17 अनुच्छेद, है ना। अनुच्छेद 17 में क्या लिखा गया है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। अगला प्रश्न है 69 नंबर। प्रश्न है कि मौलिक अधिकार को
प्रवृत्त कराने के लिए निम्नलिखित रीटों में से कौन सी रीट जारी की जा सकती है? बताइए तो मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए दोस्तों रीटों में से कौन सी रीट जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकार को देखिए, मौलिक अधिकार का अगर आपका हनन होता है तो आपके पास 5 प्रकार का रीट दिया गया है अनुच्छेद 32 में, है ना। अनुच्छेद 32 में दोस्तों 5 प्रकार का रीट, ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार प्रेक्षा है, उत्प्रेषण है और प्रतिषेध हैं। ये 5 प्रकार के अनुच्छेद हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। और 5 प्रकार के अनुच्छेद में अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय में करना है तो अनुच्छेद 32 के तहत, है ना, और उच्च न्यायालय में करना है तो अनुच्छेद 226 के तहत आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए निम्नलिखित रीटों में से कौन सा रीट की जा सकती है, तो 69 का हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, निषेध सभी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न है कि याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं तो किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा या भारत के न्यायाधीश के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा। तो 70 का हो जाएगा दोस्तों आपका उच्च न्यायालय के द्वारा, और ये अनुच्छेद 226 के द्वारा, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रीट मतलब कि दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रह जो सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक है, तो मैंने कई बार आप लोग को फिगर के माध्यम से भी बताया हूँ। मान लेते हैं ये सन है, तो सन के सबसे नज़दीक है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, है ना। तो बुध हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा बुध, उसके बाद शुक्र, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा अर्थ, ठीक है, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण हो जाएगा, ठीक है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? तो क्षुद्र ग्रह है, ये भी आप याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे क्या कर रहा है? नज़दीक पूछ रहा है, तो नज़दीक हो जाएगा बुध वाला आपका, है ना। सबसे नज़दीक कौन है? तो बुध है। पृथ्वी कितने नंबर पर है? तो तीसरे नंबर पर है। अगला है 72 नंबर, कह रहा है कि कौन सी नदी जो है वो पूर्व दिशा की ओर बहती है? बताइए। अब नदी दिया गया है कुछ, अब पूर्व दिशा की ओर आपको इसको बहाना है, तो बहा दीजिए, और क्या दिक्कत है। पूर्व दिशा की ओर कावेरी नदी दोस्तों ये कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक में एक पहाड़ी है ब्रह्मगिरी, है ना, ब्रह्मगिरी से निकलती है कर्नाटक और ये पूर्व की ओर बहती है और ये गिर जाती है आपको बंगाल की खाड़ी में जाकर के, ठीक है। तो ये भी पूर्व की ओर बह गई। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये है आपको ये मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश और यहाँ है अमरकंटक, यहीं से निकल करके ये बहती है नॉर्थ की ओर, है ना। ये हो गया सोन नदी। नर्मदा भी अमरकंटक से निकलती है, ये बहती है आपको पश्चिम की ओर, ठीक है, तो ये पश्चिम की ओर बह गई। ताप्ती नदी भी यहीं से निकलती है, ये भी बहती है पश्चिम की ओर। तो पूरब की ओर कौन बहा? तो कावेरी नदी बहा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। यानी कावेरी कहाँ से निकलता है? याद रखिएगा ब्रह्मगिरी से निकलती है दोस्तों कावेरी नदी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से, है ना। कुर्ग या फिर ब्रह्मगिरी भी आपको दे सकता है, कुर्ग भी ऑप्शन में कभी कभी देता है ना। तो कुर्ग या ब्रह्मगिरी से निकलती है। अगला है 73 नंबर, असम का डिगबोई, है ना। डिगबोई नाम सुने होंगे असम का, है ना। तो असम का जो डिगबोई है ये किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों तेल क्षेत्र के लिए, है ना। इसका जो खोज हुआ था वो याद रखिएगा 1901 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, डिगबोई का तेल क्षेत्र का खोज आपका, ठीक है। भारत का सबसे पहला ये तेल क्षेत्र था। अगला है 74 नंबर, कह रहा है कि भारत और चीन देशों को विभक्त करने वाली सीमा रेखा। तो मैंने इसके बारे में भी आप लोग को बता चुका हूँ, है ना। भारत और चीन के बीच, है ना, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है इसको जो विभक्त करती है सीमा रेखा, तो इसके बारे में देखिए थोड़ा सा मैं फिगर बना देता हूँ खट से। चलिए ये बन गया आपका भारत, और भारत में ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य कौन सा है? तो ये राज्य जो है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो ये सीमाएं लग रही है ना, ये जो सीमाएं ऊपर में जो लग रही है, ये जो सीमाएं लग रही है ये किसके साथ लग रही है? तो ये चीन के साथ लग रही है, ठीक है। और चीन के साथ जो सीमा लगती है उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है। मैकमोहन रेखा आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। और ये है आपका पाकिस्तान, चोरवा पाकिस्तान यहाँ पर ही है। तो ये पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, है ना। इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। और डुरंड रेखा किसको कहते हैं?
तो यहाँ पर यह है दोस्तों अफ़गानिस्तान, है ना। तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है ना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, इसको कहते हैं डुरंड रेखा, ठीक है, याद रखिएगा आप। और ये है बांग्लादेश, है ना, ये पाकिस्तान का छोटका भाई, ठीक है, ये है बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा भारत की लगती है ना, ये सबसे लंबी सीमा रेखा है भारत और बांग्लादेश के बीच। 4096 किलोमीटर लंबाई है इसका, 4096.6 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका भी नाम है आपको रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो ये सभी रेखाओं को याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछ सकता है आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं 75 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है वो कौन सी नदी है जो पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। देखिए डेल्टा का जो निर्माण होता है ना, डेल्टा भी कई प्रकार का होता है दोस्तों, है ना, डेल्टा भी कई प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे कि डेल्टा एक होता है पक्षीपाद डेल्टा, और भी डेल्टा होता है चापाकार डेल्टा, है ना। तो पक्षीपाद का मतलब क्या होता है, पक्षी को तो आप देखे हैं, है ना, पक्षी को देखे हैं ना आप, तो पक्षीपाद का मतलब होता है पैर, है ना, पाद का मतलब होता है पैर, यानी कि पक्षी का जो पैर होता है, पक्षी का जो पैर होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों डेल्टा का निर्माण जो होता है वो मिसिसिपी नदी करती है। मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है ये यूएसए की नदी है ना, यूएसए की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी, और ये जो डेल्टा का निर्माण करती है वो पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है। अगर पूछे कि नील नदी किस प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है, तो चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है नील नदी, ठीक है। तो सभी नदियां अलग अलग प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों, ठीक है। तो ये नील नदी जो है वो चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए तो ये रहा आज का 75 इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आपको कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, नीचे दिया गया है आपको आंसर, यहाँ से आप इसको मिला लीजिएगा टेस्ट दे करके, ठीक है। और ये हमारा नंबर है जहां आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं 351 रुपये का पेमेंट करके। कम समय में रिजल्ट 100% हाथ में लेना चाहते हैं तो 351 का पेमेंट कीजिए और रिजल्ट आपको मिल जाएगा 28 तारीख के बाद, ठीक है। 351 का इसमें चार्ज है दोस्तों। ये आपका नंबर दिया गया है, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। कैसे करना है पेमेंट, तो फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, अमेजन पे भी कर सकते हैं। जो लोग भी पेमेंट करेंगे इस नंबर पे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमारे इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जहां मैं आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 9 बजे से आपको लाइव क्लास मिलेगी, सभी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, पीछे वाला नोट्स वगैरह जो भी है आपको सब चीज़ मिल जाएगा, है ना। और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। 9 बजे डेली लाइव क्लास कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप आराम से रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारे यहाँ देखिए सीटेट की भी तैयारी चल रही है और इसकी भी व्यवस्था की गई है। काफ़ी अच्छे सर हैं, पटना के सबसे बेस्ट सर हैं जो हिंदी और संस्कृत और आपको शिक्षा शास्त्र पढ़ाएंगे, सामाजिक विज्ञान हम आपको पढ़ाएंगे। तो अभी इतने सब्जेक्ट आपका चल रहा है सीटेट का, तो इस पर कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो टेस्ट रहा वो टेस्ट नंबर आपका 82 यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज हम लोग समान अध्ययन के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को देखे और यहाँ से भी कुछ प्रश्न एग्जाम में आपको आने की संभावना बन सकती है, ठीक है। तो पीडीएफ अगर जिनको भी लेना रहे, अब ज़्यादा समय नहीं है, तो जिनको लेना है तो देर मत कीजिए, है ना, क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कल लीजिएगा, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं आज ले कल ले कल ले कल ले, इससे करने से कोई फ़ायदा नहीं। लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना है तो नहीं लीजिए, ठीक है। और इसको पढ़िए, है ना, पढ़ने के लिए भी तो 2-4 दिन समय चाहिए आपके पास, तो इसको पढ़िए और उसको अध्ययन कीजिए, उसके बाद फिर आप बात कीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों 351 का पेमेंट करके आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसी नंबर पे पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम कल 9 बजे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद।